सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम रेलवे लाइन पर चलते चलते एक छोटे से स्टेशन पर आ गए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि इस वक्त रात के 3 बजे हैं और ये भी कि ये नागपुर और जबलपुर के दरमियान कोई स्टेशन है। उस स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं। मैंने भोपाल जाने वाली गाड़ी के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि भोपाल जाने के लिए मुझे वहाँ से नागपुर जाना होगा। नागपुर से भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। मैंने देवदासी से कहा कि तुम ऐसा करो कि नागपुर तक मेरे साथ चलो। नागपुर बहुत बड़ा शहर है, वहां नाग मंदिर भी हैं। तुम नागपुर उतर जाना। देवदासी खुश होकर बोली, महाराज मैं नागपुर ही जाऊंगी, वहां महानाग का एक मंदिर है। मैं वहीं रहकर नाग देवता की पूजा किया करूंगी। मैंने नागपुर के 2 टिकट खरीद लिए। बाकी मेरे पास सिर्फ 15 रुपए बचे। मैंने देवदासी से कहा, मुझे नागपुर से आगे भोपाल जाना है, इस वास्ते मैंने रेल के किराए के लिए ये पैसे रख लिए हैं। वो बोली, महाराज आप और पैसे ले लें, मुझे नाग देवता के मंदिर में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इससे ज़्यादा उस औरत का एहसान नहीं लेना चाहता था। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि नागपुर से भोपाल का कितना किराया है। इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि नागपुर से भोपाल काफ़ी दूर है। दिन चढ़े एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। हम उसमें सवार हो गए। ट्रेन नागपुर की तरफ चल पड़ी। 2-3 घंटे ट्रेन का सफ़र जारी रहा। आखिर नागपुर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। नागपुर वस्ती भारत के बड़े शहरों में से है। यहाँ बेशुमार फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं। जब ट्रेन नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई तो देवदासी ने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे पाँव को छू कर बोली, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कोई पता नहीं अब कब आपके दर्शन हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, किस्मत में लिखा होगा तो कभी ना कभी किसी न किसी जगह जरूर मुलाकात होगी। तुम नाग मंदिर अकेली पहुंच जाओगी ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, नाग मंदिर तो यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है। देवदासी ने एक बार फिर मेरे चरण छुए और ट्रेन से उतरकर चली गई। मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया। एक कुली से दरियाफ्त किया कि भोपाल की गाड़ी किस वक्त जाती है। उसने बताया एक गाड़ी अभी अभी गई है, अब 2 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन की लॉबी में उस जगह आया जहां साथ साथ 4-5 टिकट घरों की खिड़कियां थीं। एक टिकट घर की खिड़की के ऊपर अंग्रेजी में अप ट्रेन लिखा था। वहां मुख्तलिफ स्टेशनों के नाम भी अंग्रेजी और हिंदी में दर्ज थे। उनमें भोपाल भी था। मालूम हुआ कि भोपाल का किराया 15 रुपए से ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थे। सोचने लगा क्या करूं। आखिर गाड़ी में बगैर टिकट बैठने का फैसला कर लिया। मेरा भोपाल पहुंचना भी जरूरी था। भोपाल जाने वाली गाड़ी आखिरी प्लेटफॉर्म से चलनी थी। मैं वहां आकर बैठ गया। मुझे भूख लगी थी। कोने में एक टी स्टॉल पर नजर पड़ी। वहां मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ मिला खाया और चाय भी पी और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन जबलपुर से आ रही थी। वो लेट थी, बहरहाल आ गई। काफी रश था ट्रेन में। मैं भी एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन वहां काफी देर तक रुकी। फिर कहीं जाकर इंजन ने विसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे जहन्नुम से बखैरियत निकाल दिया था। मुझे नागिन दुर्गा का ख्याल आया। मैंने सोच लिया कि भोपाल पहुंचते ही मैं भेरू जी के मंदिर में जाऊंगा और नागिन दुर्गा को तलाश करके उसका मुंह चूम कर उसे सांप से औरत की शक्ल में वापस ले आऊंगा। वो बेचारी ना जाने मुझे कहाँ कहाँ तलाश करती फिरती होगी। ट्रेन ने नागपुर के मज़ाफ़ात से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली थी। खैरियत गुजरी कि अभी तक कोई भी किसी किस्म का टिकट चेकर नहीं आया था। मैं दूसरी मुसीबतों में ये भूल बैठा था कि मैं जहाद कश्मीर का एक कमांडो भी हूँ और पुलिस मेरी तलाश में है। लेकिन जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और प्लेटफॉर्म पर 3 पुलिस वालों को एक जगह खड़े देखा तो मैं एकदम चौकस हो गया और याद आ गया कि मैं भोपाल पुलिस को भी मतलूब हूँ और आगे बड़ा शहर भोपाल ही है। लेकिन मेरा हुलिया इतना बिगड़ चुका था कि पुलिस के पास अगर मेरा फोटो भी होता तो वो मुझे मुश्किल ही से पहचान सकते। मैं वहीं चुप बैठा रहा। हालांकि मेरा चाय को बहुत जी ललचा रहा था, मगर मैं डब्बे से बाहर नहीं निकला। ट्रेन वहां कुछ देर के लिए रुकी और फिर चल पड़ी।
कोई 1 घंटे के बाद एक स्टेशन आया जिसका नाम छंदवाड़ा था। ये भी काफ़ी बारौनक और बड़ा रेलवे स्टेशन था। मालूम हुआ कि नागपुर और भोपाल के दरमियान यही एक बड़ा शहर और रेलवे का जंक्शन है। इसके बाद भोपाल ही बड़ा शहर था। छंदवाड़ा से ट्रेन चली तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने अपने साथ वाले मुसाफिर से पूछा कि भोपाल गाड़ी किस वक्त पहुंचेगी। उसने कहा, भाई साहब, पहुंचने को तो ये अपने टाइम पर ही पहुंचेगी, मगर रेलवे का एक आदमी कह रहा था कि आगे बारिशों की वजह से एक पुल टूटा हुआ है, वहां देर लग जाएगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, अगर पुल टूटा है तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? वो बोला, अरे भाई साहब, पुल के एक तरफ गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ट्रेन के सारे मुसाफिर उतरकर पुल के दूसरी तरफ जाएंगे, पुल की दूसरी तरफ मुसाफिरों को लेने एक दूसरी गाड़ी आएगी और हम लोग उस गाड़ी में बैठकर भोपाल जाएंगे। क्या समझे? मैंने पूछा, ये किसी दरिया का पुल है क्या? नहीं भाई साहब, ये दरिया का पुल नहीं, किसी बरसाती नाले का पुल है। कहते हैं कि काफी लंबा पुल है। पिछले दिनों उधर बारिशें बहुत हुई थी। उन बारिशों की वजह से पुल के दो सतून बैठ गए थे। मुझ पर मायूसी सी छा गई। फिर सोचा कि चलो, जहां सारे मुसाफिर ट्रेन से उतरकर पैदल चलते हुए पुल की दूसरी तरफ जाएंगे, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा और दूसरी तरफ जो ट्रेन आएगी उसमें सवार हो जाऊंगा। आखिर रेलवे मुसाफिरों को बीच जंगल में तो नहीं छोड़ेंगे। आखिर वो पुल आ गया जो बारिशों की वजह से बैठ गया था। गाड़ी की रफ्तार बहुत ही हल्की हो गई। डब्बे में मुसाफिर खिड़कियों में से बाहर झांकने लगे। मेरे साथ जो मुसाफिर बैठा था उसने भी बाहर झांक कर देखा और कहने लगा, लीजिए भाई साहब, वो कमबख्त टूटा हुआ पुल आ गया। अब पैदल चलने की तैयारी शुरू कर दें। मैंने यूं ही कह दिया, सुना है इन जंगलों में शेर, चीते और सांप बहुत होते हैं। उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अजी साहब, ऐसे ऐसे आदमखोर दरिंदे होते हैं कि सोए हुए आदमी को झोंपड़ों के अंदर से उठा कर ले जाते हैं। मैंने पूछा, हमें ट्रेन से उतरकर पुल की दूसरी तरफ रेलवे लाइन तक तो जंगल में पैदल ही चलना होगा। वो बोला, बस आप दूसरे मुसाफिरों के साथ रहें, इधर उधर ना हो जाएं। आदमियों के हजूम को देखकर शेर, चीते करीब नहीं आते। हाँ, सांपों का खतरा जरूर होगा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, सांपों की मुझे परवाह नहीं। वो आदमी जो पढ़ा लिखा नौजवान था मेरी तरफ हैरत से तकने लगा। क्यों भाई साहब, क्या आप सपेरे हैं? मैंने फौरन संभल कर कहा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा मतलब था कि आदमी सांप को देखकर जरा इधर उधर हो जाए तो बच सकता है, मगर शेर चीते से तो नहीं बच सकता। हाँ ये तो है, वो कहने लगा। ट्रेन अब बहुत आहिस्ता हो गई थी, यहाँ तक कि वो एक जगह रुक गई। ट्रेन की दोनों जानिब जंगल ही जंगल था। ऊंचे ऊंचे छतरियों वाले दरख्त थे, झाड़ियां थी, ऊंची ऊंची घास थी, बांस के घनदार दरख्तों के झुंड भी थे। एक आदमी बाहर से आवाज लगाता गुजर गया कि यहाँ सब मुसाफिर उतर जाएं, आगे पुल के पार दूसरी ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन आगे जाएगी, ये ट्रेन यहीं से वापस चली जाएगी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे साथी ने कहा, लीजिए भाई साहब, आ गया वो मनहूस पुल। अब आ जाइए नीचे। खुदा करे कि पुल की दूसरी तरफ ट्रेन पहले से मौजूद हो। ट्रेन के मुसाफिर अपना अपना सामान लिए नीचे उतर रहे थे और रेलवे को गालियां दे रहे थे। मैं भी नीचे उतर आया। मेरा साथी मुसाफिर भी मेरी तरह अकेला था और उसके पास भी कोई सामान नहीं था। कहने लगा, भाई साहब, बगैर सामान के सफ़र करने का ये फ़ायदा होता है, जहाँ जी चाहा उतर जाओ। ये भी गनीमत थी कि बारिश नहीं थी, आसमान पर बादल ज़रूर थे। मुसाफिर नीचे उतरकर ट्रैक के दोनों तरफ चलते जा रहे थे। रेलवे लाइन की दोनों अतराफ जंगल दिन के वक्त भी सुनसान था और एक अजीब किस्म का आसेबी सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद हम रेलवे लाइन को छोड़कर नीचे खुश्क बरसाती नाले में उतर गए। यहाँ से गुजरकर मुसाफिरों को दूसरी तरफ ऊपर रेलवे लाइन पर जाना था। यहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, झाड़ियाँ, घास और दरख्तों के सिवा और कुछ नहीं था। जब हम चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर पहुंचे तो ये देखकर सब मुसाफिरों में मायूसी की लहर दौड़ गई कि वहां कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी। मेरे साथी ने कहा, भारत की रेलवे का हाल भी यहाँ की हुकूमत जैसा ही है। खैर कोई बात नहीं भाई साहब, पुल की दूसरी तरफ तो आ गए हैं, ट्रेन भी आ ही जाएगी। मुसाफिर वहीं डेरे डालकर बैठ गए। काफी देर बाद भोपाल की तरफ से रेलवे लाइन पर चलती हुई एक ट्रॉली आई, जिसको दो मजदूर ट्रैक पर धकेल रहे थे। ट्रॉली में दो रेलवे के कर्मचारी बैठे थे। ट्रॉली हमारे करीब आकर लाइन पर रुकी। उन्होंने मुसाफिरों को ये रूह फरसा खबर सुनाई कि पीछे होशिंगाबाद के करीब ही रेलवे ट्रैक उखड़ गई है।
जिसकी वजह से अब ट्रेन कल दोपहर के वक्त यहाँ आकर मुसाफिरों को भोपाल की जानिब ले जा सकेगी। मुसाफिरों में मुर्दनी सी छा गई। कई मुसाफिरों ने भारतीय रेलवे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रेलवे के अफसरों ने माजरत के अंदाज में कहा कि अभी एक बड़ी ट्राली आपके लिए खाने पीने का सामान ला रही है। ये खाना पीना आपको रेलवे की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन ये सब कुछ बारिशों की वजह से हुआ है। हम माफ़ी चाहते हैं। रात का अंधेरा छाने लगा। मुसाफिरों ने रेलवे लाइन की दोनों जानिब आग के अलाव रोशन कर लिए। इस दौरान खाने पीने का सामान लेकर रेलवे की एक बड़ी ट्रॉली पहुंच चुकी थी। मुसाफिरों ने देखते देखते सारा सामान लूट लिया। हमारे हिस्से में केले के पत्तों में बंधे हुए बिरयानी के 2 पैकेट आए थे। हमने वही खाए और खुदा का शुक्र अदा किया। रात गुजर गई। सारी रात रेलवे लाइन की दोनों जानिब जंगल में से किसी शेर के बोलने की आवाज़ आती रही। मेरा साथी बार बार मुझे तसल्ली देता, भाई साहब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये शेर आदमखोर नहीं लगता। मैं आदमखोर शेर की आवाज़ पहचान लेता हूँ। वैसे भी हमने अलाव रोशन कर रखा है। शेर इधर नहीं आएगा। खैरियत से रात गुजर गई। रेलवे लाइन के आसपास मेला सा लग गया था। काफी दिन निकल आया था। मुसाफिरों में शोर मच गया कि गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। दूर से इंजन का धुआं नजर आ रहा था। फिर गाड़ी के विसल की चीखें बार बार सुनाई देने लगी। मुसाफिरों में हलचल मच गई। लोग अपना अपना सामान संभालने लगे। ट्रेन आकर रुक गई और मुसाफिर उसमें सवार होने लगे। मैं और मेरा साथी भी एक डब्बे पर चढ़ गए। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपने साथी से पूछा, हम भोपाल कितनी देर में पहुंचेंगे? वो बोला, भाई साहब 4-5 घंटों में तो गाड़ी होशिंगाबाद पहुंचेगी। उसके आगे भोपाल मजीद 3 घंटों का सफ़र है। इसका मतलब था कि ये ट्रेन रात के वक्त भोपाल पहुंचने वाली थी। रास्ते में कई नदी नाले आए, दरिया और जंगल आए और गुजरते चले गए। शाम के वक्त ट्रेन होशिंगाबाद के स्टेशन पर रुकी। वहां से हमने चाय पी। वहां प्लेटफॉर्म पर 2 पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता गश्त कर रहे थे। मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया ताकि वो मुझे देख ना सकें। अचानक बेंच के करीब ही जमीन पर बैठा हुआ मुझे जंगल में नजर आने वाला एक स्याफाम सपेरा नजर आया। उसने सांपों की पटारी वाला झोला अपने आगे रखा था और बीड़ी पी रहा था। मेरा माथा ठनका। कहीं ये शख्स मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? आखिर उसको मेरी पुरस्रार शख्सियत के बारे में शायद सांप ने बता दिया हो। मैंने उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी, इसलिए कि ये मेरे लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। इससे पहले कई बार सपेरे मेरे ताक़ुब कर चुके थे। मैं सोच रहा था कि मुझे इस सपेरे से मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं इन ख्यालात में उलझा हुआ था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। दोनों पुलिस के सिपाही मेरे सामने खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा साथी मेरे पास ही खड़ा था। वो चूंकि बातूनी नौजवान था, कहने लगा, थानेदार साहब हम नागपुर से आ रहे हैं, भोपाल जाएंगे। क्यों, क्या बात है, खैरियत तो है? पुलिस के सिपाही ने उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, तुमसे मैंने कुछ नहीं पूछा, तुम खामोश रहो। सिपाही दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने हवास को कतई मुंतशिर ना होने दिया। बड़े एतमाद से कहा, नागपुर अपने बड़े भाई से मिलने गया था, अब भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में क्या करते हो? मैंने यूं ही कह दिया, गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करता हूँ। भोपाल में कहाँ रहते हो? मैंने कहा, वहीं कॉलेज के क्वार्टरों में रहता हूँ। मैंने देखा कि उन सिपाहियों में से एक हवालदार था। मुझसे पूछ-गुछ वो ही कर रहा था। उसने दूसरे सिपाही से कहा, इसकी तलाशी लो। तब मेरा बातूनी साथी बीच में बोल पड़ा, जनाब आपके पास तलाशी के वारंट हैं। हम भारत के नागरिक हैं, आप बगैर वारंट के किसी की तलाशी नहीं ले सकते। उस पर हवालदार ने मेरे साथी को गिरेबान से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। तुम चुप रहोगे या नहीं? मेरा बातूनी दोस्त वहीं दुबक गया। सिपाही मेरी तलाशी लेने लगे। मेरे पास कुछ नकदी थी और कुछ नहीं था। मैं भूल गया था कि मेरी जैकेट की जेब में गार वाले सांप का दिया हुआ स्याह मोहरा भी है। सिपाही ने मोहरे को निकालकर गौर से देखा। फिर हवालदार को पकड़ाते हुए कहा, यह काला पत्थर इसकी जेब से निकला है। हवालदार ने मोहरे को गौर से देखते हुए पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, पत्थर है, रेलवे लाइन पर से उठाया था। मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगता है तो आप ले लें। हवालदार ने मोहरे को दूसरे हाथ में लेते हुए कहा, यह गर्म क्यों है? मैंने कहा, यह पत्थर है ही ऐसा। उसने मोहरा मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसे जेब में रख लिया। उसके बाद दोनों पुलिस वाले आगे बढ़ गए। मेरा बातूनी साथी बड़ी गुस्से में था। उसने दबी जबान में पुलिस वालों को गालियां दी और कहने लगा,
یہ سالے محض پیسے بٹورنے کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ تمہاری جیب میں صرف 4-5 روپے تھے اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن میں چوکس ہو گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ پولیس کو مجھ پر شک پڑ سکتا ہے، ورنہ یہ سپاہی کبھی میرے پاس نہ آتے۔ اگر انہیں محض پیسے ہی بٹورنے تھے تو میرے ساتھی سے پوچھ تاچھ کرتے، کیونکہ اس کی وضاحت مجھ سے زیادہ بہتر تھی۔ لیکن پولیس نے مجھے مشتبہ سمجھ کر مجھ سے ہی پوچھ تاچھ کی تھی۔ ٹرین ہوشنگ آباد سے چل پڑی، رات ہو گئی تھی۔ ٹرین تاریک جنگلوں میں سفر طے کرتی رہی۔ رات کے 10:30 بجے بھوپال شہر کی روشنیاں دکھائی دینا شروع ہوئیں۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی تو میں نے اپنے باتونی ساتھی سے ہاتھ ملایا اور کہا، اچھا بھائی صاحب، خدا حافظ۔ اس نے کہا، ارے بھائی صاحب، میں بھی یہیں اتر رہا ہوں، چلیے باہر تک تو چلیے، اسٹیشن سے باہر خدا حافظ کہیں گے۔ پلیٹ فارم پر اتنا رش تھا کہ میرا باتونی ساتھی مسافروں میں کہیں گم ہو گیا۔ میں نے بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے ہوا کو سونگھا۔ مجھے فضا میں رچی ہوئی جمیلہ اور کمانڈو خالد کی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ رات کو نہیں تو صبح اپنی پیاری بیوی جمیلہ سے ضرور ملاقات کر سکوں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں کمانڈو خالد سے کہوں گا کہ وہ مجھے اور جمیلہ کو پاکستان پہنچا دے۔ اسٹیشن کے باہر آ کر میں نے رکشہ لیا اور اسے ایک خاص جگہ چلنے کو کہا۔ میں رکشے کو کمانڈو خالد کی کمین گاہ کے آس پاس بھی نہیں لے کر جانا چاہتا تھا، چنانچہ میں کمین گاہ والے ٹیلے سے کافی پیچھے ایک سڑک پر اتر گیا۔ رات کا وقت تھا، سڑک میں اندھیرا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ دور کسی سڑک پر سے کسی وقت کسی ٹرک وغیرہ کے گزرنے کی آواز آ جاتی تھی۔ یہ جگہ شہر سے باہر تھی۔ میرے دائیں جانب کافی فاصلے پر بھوپال شہر کی اونچی نیچی روشنیاں جھل ملاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں کمانڈو خالد اور دوسرے مجاہدوں کی خفیہ کمین گاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ آ کر میں رک گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر پیچھے دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر کمین گاہ کی طرف چلنے لگا۔ مجھے رات کے اندھیرے میں کمین گاہ کے ٹیلے کا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ سے ٹیلے کی دیوار کے قریب نشیب میں اتر گیا۔ فوراً ہی دو مجاہدوں نے ایک جانب سے نکل کر مجھے دبوچ لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے آدمی ہیں اور اب وہ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کا ہی آدمی ہوں یا کوئی اور ہوں۔ بہت جلد انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے ان سے خالد کے بارے میں پوچھا تو ایک مجاہد نے کہا، کمانڈر اندر ہی ہے، اور وہ دونوں اندھیرے میں روپوش ہو گئے۔ کمانڈر خالد کمین گاہ میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، گلے لگ کر ملا اور بولا، کرمداد، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے پاس آ گئے۔ میں تو بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ میں نے دری پر بیٹھتے ہوئے کہا، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ تم اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ بتاؤ اتنے دن کہاں رہے، کیا گزری تم پر؟ میں نے کمانڈو خالد کو اپنی ساری داستان سنا ڈالی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے بچھڑنے کے بعد اس پر کیا گزری۔ میں نے جمیلہ کا پوچھا تو کہنے لگا، بھابھی تو اس بار تمہارے لیے سخت پریشان رہی ہے۔ میری بہن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تمہاری جدائی میں آنسو بھی بہاتی رہی ہے۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، کمانڈر، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جمیلہ کو پاکستان چھوڑ آؤں گا۔ اس کا یہاں رہنا ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ اس پر بھی کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ خالد بولا، اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ بھابھی کے واپس جانے سے تم زیادہ آزادی اور یکسوئی سے کام کر سکو گے۔ میں نے کہا، پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جمیلہ کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں اور اسے خود اس کے والدین کے حوالے کر کے آؤں، لیکن اگر تمہارا کوئی مجاہد اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ جمیلہ کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئے گا تو مجھے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خالد کہنے لگا، اس کی تم فکر نہ کرو، ہمارا جو مجاہد بھابھی کو لے کر پاکستان جائے گا وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئے گا، بلکہ جمیلہ بھابھی سے پرچہ لکھوا کر ساتھ لائے گا کہ میں خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا، صبح جمیلہ سے مل کر اسے یہ خوشخبری سناؤں گا۔ خالد نے کہا، کیا بھابھی تمہارے بغیر پاکستان جانے پر راضی ہو جائے گی؟ میں نے اعتماد سے کہا، وہ ضرور راضی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں یہاں انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میں جہاد کشمیر کا ایک اہم سپاہی ہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان حقوق کی خاطر جدوجہد کر رہا ہوں جن سے بھارتی حکومت نے انہیں محروم کر رکھا ہے۔ وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گی۔ دوسرے روز جمیلہ مجھ سے ملنے کمین گاہ میں آئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی صحت خراب تھی اور وہ پہلے سے کمزور ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, जमीला, तुम्हारी मुसीबत के दिन ख़त्म हो गए। अब तुम बहुत जल्द पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास वापस चली जाओगी। उसने मेरे सीने पर से सर उठाकर कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी मेरे साथ पाकिस्तान जाना होगा। मैंने कहा, जमीला, यहाँ मेरे कुछ फ़राइज़ हैं। यहाँ के मुसलमानों के, ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के मुझ पर कुछ हकूक़ हैं जो मुझे यहाँ रहकर अदा करने हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अपना मिशन फ़ौरन ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा। मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और यही कहती रही कि वो मेरे बगैर पाकिस्तान नहीं जाएगी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और बड़े आराम से समझाना शुरू किया कि मेरा हिंदुस्तान में रहना और कश्मीरियों की जंग आज़ादी में हिस्सा लेना किस कदर ज़रूरी है। वो मेरी बातें नम आलूद आंखों से सुनती रही। आखिर में मैंने उसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपने मुजाहिदों के साथ अकेली ही पाकिस्तान जाएगी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहा, जाने मन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे पास पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे बारे में बड़ा फिक्र लगा रहेगा। जो मुसीबत तुम्हारे साथ लग गई है कि तुम किसी भी वक्त इंसान से सांप बन सकते हो, इसने तो मेरी जान निकाल कर रख दी। पाकिस्तान में मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि खुदा जाने तुम किस हालत में हो और तुम पर क्या गुजरी है। मैंने उसे तसल्ली दी, मुझे कुछ नहीं होगा जमीला, खुदा पर भरोसा रखो। वो हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत देर तक जिंदा सलामत रखेगा। जमीला रात तक कमीनगाह में मेरे पास रही। हमने इकट्ठे मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो चली गई। कमांडो खालिद ने दूसरे रोज़ ही अपने ख़ास आदमियों को बुलवाकर उनसे कश्मीर में जंग बंदी लाइन की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात लीं। अपने ख़ास दो मुजाहिदों ने हमें यकीन दिलाया कि वो जमीला भाभी को पाकिस्तान पहुंचा देंगे। उन्हें ख़ास खुफिया रास्तों का इल्म था। कमांडर खालिद ने उनमें से एक मुजाहिद से कहा, शहबाज खान, मैं ये तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम जमीला भाभी को उसके वालदैन के पास खुद छोड़ कर आओगे। क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करते हो? मुजाहिद शहबाज खान ने कहा, कमांडर, मैं ये ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी और खुशी के साथ अदा करूँगा। हुक्म करें, हमें भाभी को लेकर यहाँ से कब जाना होगा? देर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसी दिन शाम के वक्त जमीला रोती हुई आंखों के साथ मुझसे रुखसत हो गई। उसने जाते वक्त मुझसे वादा लिया कि मैं अपना ख्याल रखूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पाकिस्तान उसके पास वापस आ जाऊंगा। जमीला को मुजाहिदों के साथ मकबूजा कश्मीर की तरफ रवाना करने के बाद कमांडो खालिद और मैं बैठ गए और चाय गर्म करवा कर पीते हुए बातें करने लगे। कमांडो खालिद कहने लगा, कश्मीर के महाज पर भारतीय हाई कमान ने ताज़ा दम यूनिटें भेजनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहाँ गोरखे, मरहटे, डोगरे और मद्रासी फौजी अपने हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के हाथों बुरी तरह मर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी की नई यूनिटें कश्मीर भेजी जा रही हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक उन्हें जदीद तरीन असला दिया जा रहा है। मैंने पूछा, ये यूनिटें और उनका असला किस रूट से भेजा जाता है? कमांडो खालिद ने कहा, जम्मू से कश्मीर की वादी में पहुंचने का एक ही रूट है, उसी रूट से ये सब कुछ जाता है। मैंने अपनी प्याली में गर्म चाय उंडेलते हुए पूछा, हमें ये मालूम करना चाहिए कि भारत के किस सप्लाई सेंटर से ये जदीद तरीन असला मकबूजा कश्मीर को सप्लाई होता है। खालिद कहने लगा, ये मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये सप्लाई इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में की जाती होगी, इसलिए ये इंतहाई हसास और अहम सप्लाई लाइन है। मैंने कहा, कमांडर, हम तो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जानें कुर्बान करने के लिए सर पर कफन बांध कर निकले हैं। अगर सप्लाई लाइन पर इंडियन आर्मी ने एटम बम भी लगा रखे हों, तो हमें इससे क्या? खालिद बोला, वो तो तुम ठीक कहते हो, मेरा भी यही ईमान है, लेकिन सिर्फ अपनी जान पर खेल जाने से मकसद हल नहीं होता। अपने मिशन में कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, खालिद भाई, तुम ये मालूम तो करो कि मकबूजा कश्मीर के महाज पर भारतीय यूनिटों को जदीद तरीन असले की सप्लाई किस रूट से होती है। उनका सप्लाई सेंटर भारत में किस जगह पर है और वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। खालिद कहने लगा, ये तो कल ही मालूम हो जाएगा। अब तुम भी आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। कमांडो खालिद दूसरी कोठरी में चला गया। मैं वहीं दरी पर सो गया। अगले रोज़ सुबह सुबह खालिद ने अपने दो खास आदमियों को मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय यूनिटों की सप्लाई लाइन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रवाना कर दिया।
इस दौरान मैं खुफिया कमीन गाह के अंदर ही रहा। मैंने खालिद से नागिन दुर्गा के बारे में पूछा तो उसने कहा, भाई वो तो सांप की शक्ल में होगी और जब से तुम गए हो यहाँ हमने किसी सांप को नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी ये नागिन दुर्गा भोपाल शहर में नहीं, अगर होती तो तुम्हारी बू पाकर अब तक यहाँ पहुंच चुकी होती। ये कमांडो खालिद ने बिल्कुल सही कहा था। मेरे ख्याल में अब भेरू जी के मंदिर में भी उसे देखना फजूल था। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। आखिर वो सांप की शक्ल में है, कहीं किसी ने उसे देख लिया तो लोग तो उसको हलाक करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। नागिन दुर्गा के बारे में मेरे जहन में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे थे, मगर मैं उसकी तलाश में निकल नहीं सकता था। एक अहम तरीन मिशन मेरे सामने आने वाला था, और यह मिशन मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिटों की असले की सप्लाई की तबाह करने का मिशन था, जो अपने कम तरीन और महदूद वसाइल को देखते हुए बड़ा नाजुक मिशन था। अपने जिस मुजाहिद को असले की सप्लाई लाइन मालूम करने के लिए भेजा था, उसने 2 दिन लगा दिए। तीसरे दिन वो खुफिया कमीन गाह में आया तो फकीर के भेस में था। कहने लगा, मकबूजा कश्मीर की इंडियन यूनिटों को झांसी की सप्लाई सेंटर से असला सप्लाई होता है। ये असला भारतीय फौजी ट्रकों में लोड करके वाया ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और फिर जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाता है। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? कमांडो खालिद ने पूछा। मुजाहिद शहबाज ने कहा, उन ट्रकों के आगे पीछे आर्म्ड गाड़ियां होती हैं जिन पर मशीन गनें लगी होती हैं। दरमियान में भी उसी किस्म की बख्तरबंद गाड़ियों को हिफाजत के लिए रखा जाता है। पठानकोट से आगे ऊपर हेलीकॉप्टर भी उन ट्रकों की देखभाल के लिए आ जाते हैं। कमांडो खालिद खामोश हो गया। वो किसी गहरी सोच में था। मैंने पूछा, अंदाजन ये कितने फौजी ट्रक होते हैं? मुजाहिद ने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक हफ्ते में 3 बार झांसी के असला सप्लाई सेंटर से 12 ट्रक मकबूजा कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं। कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद, उन फौजी ट्रकों को हम कहाँ तक तबाह करते रहेंगे? बेहतर तो यह है कि असल मुद्दा ख़त्म किया जाए, यानी झांसी का असला डिपो ही उड़ा दिया जाए। मैंने कहा, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी भी यही राय है, लेकिन इसके लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत होगी। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, वसाइल क्या होते हैं करमदाद? तुम खुद कहा करते हो कि मुसलमान कम से कम वसाइल के साथ भी पूरी दलेरी से लड़ता है और फतह भी हासिल करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम शहीद हो जाएंगे। फिर कमांडो खालिद ने मुजाहिद शहबाज से पूछा, झांसी का असला सप्लाई सेंटर शहर के कौन से हिस्से में है? क्या तुम ये मालूम कर सकते हो? मुजाहिद ने कहा, क्यों नहीं सर, मुझे कल का दिन दे दीजिए, मैं उस असला सप्लाई सेंटर के बारे में आपको पूरी मालूमात फराहम कर दूंगा। तुम बेशक 2 दिन ले लो, मगर पूरी तफसील मालूम करना। अगले दिन सुबह सुबह मुजाहिद शहबाज फकीर के भेस में ही भोपाल से झांसी की तरफ रवाना हो गया। कमांडो खालिद किसी काम से अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ चला गया। मैं नाश्ता करके कमीन गाह में लेट गया, कुछ देर सोकर आराम किया। फिर बोर होने लगा तो सोचा बाहर निकलकर थोड़ी सैर करनी चाहिए। मैंने गार्ड ड्यूटी पर मुतय्यन मुजाहिद से कहा कि मैं ज़रा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा, और मैं कमीन गाह के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। खुफिया कमीनगाह की पहाड़ी शहर से बाहर वीरान जगह पर थी। पीछे एक उजाड़ सा मैदान था जहां एक तरफ कोई खानका थी, जहां से किसी किसी वक्त कवाली की आवाज आया करती थी। मैं टहलते टहलते खानका के करीब चला आया। खानका के दरवाजे के बाहर 2 फकीर बैठे थे। अंदर शायद किसी बुजुर्ग का मिजार था, उनके सिवा वहां और कोई आदमी नहीं था। मैं पीछे से होकर टहलता टहलता आगे जाकर एक दरख्त के नीचे पत्थर के छोटे से चबूतरे पर बैठ गया। मौसम बेहद खुशगवार था। इतने में मुझे किसी सपेरे के बीन की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, मैदान की तरफ से एक सपेरा बीन बजाता खानका की तरफ चला आ रहा था। मैं खानका से काफ़ी हटकर दरख्त के नीचे बैठा था। सपेरा मज़े मज़े से चलता खानका के बाहर आकर बैठ गया। दूर से मुझे ऐसे लगा जैसे ये वही सपेरा है जो मुझे छिंदवाड़ा और होशिंगाबाद के जंगल में मिला था। मैंने गौर से देखा तो ये वही स्याह फाम सपेरा था, मगर उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि उसने खानका की तरफ से आते हुए मुझे दूर से देख लिया था। मैंने भी उसे कोई अहमियत नहीं दी कि हो सकता है उसे भी इसी गाड़ी में भोपाल आना हो और वो भोपाल आ गया हो। जरूरी नहीं कि वो मेरे ही ताक़ुब में वहां आया हो। गार वाले सांप का दिया हुआ स्याह मोहरा मेरी जेब में ही था। मैंने कमांडो खालिद से उस मोहरे का जिक्र नहीं किया था।
یہ موہرا بظاہر میرے بھی کسی کام کا نہیں تھا، لیکن میں نے اس خیال سے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ شاید اس کی کبھی کسی جگہ ضرورت پڑ جائے۔ سپیرا اپنی دھن میں بین بجا رہا تھا۔ سپیرا مجھ سے کوئی 100 150 گز کے فاصلے پر تھا۔ بین بجاتے بجاتے اس نے پٹاری کا منہ کھول دیا۔ اندر سے ایک سانپ پھن اٹھا کر کھڑا ہوا۔ پھر سانپ پٹاری سے باہر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سانپ نے پھن میری طرف گھما کر مجھے دور سے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سانپ کو میری طرف آتے دیکھ کر سپیرے نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور پٹاری میں بند کر دیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پٹاری جھولے میں ڈال کر اٹھا، جھولے کو کندھے سے لٹکایا اور بین بجاتا ہوا مجھ سے کوئی 7 قدم کے فاصلے پر سے گزر گیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے اس نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ میں بھی اسے دیکھتا رہا۔ سپیرا میدان کی پرلی جانب والے درختوں کی طرف نکل گیا۔ یہ سپیرا میرے لیے بڑا پراسرار بنتا جا رہا تھا۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ اسے کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میرے پاس مہاناگ کا مہرہ ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ میرے پیچھے لگا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا کہ یہ CID کا آدمی ہے اور میری نگرانی پر ہے۔ سپیرا میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر میں کچھ دیر وہیں درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ چھپ کر دیکھ رہا ہے تو میرا پیچھا کرتے خفیہ کمین گاہ تک پہنچ جائے۔ جب مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر خانقاہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں خانقاہ پر فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہوں۔ خانقاہ میں جب مجھے آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو میں اٹھا اور واپس کمین گاہ کی طرف جانے کے بجائے شہر کو جانے والی سڑک پر آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی کمین گاہ کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ سپیرا کہیں نہ کہیں چھپ کر میری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ بھیرو جی کے مندر چلا جاؤں، شاید وہاں سے ناگن درگا کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہ مندر میں نے دیکھا ہوا تھا۔ جس سڑک پر میں جا رہا تھا وہاں سے ایک کچا راستہ لال پہاڑی کی طرف نکلتا تھا۔ بھیرو جی کا مندر اسی لال پہاڑی کے پیچھے واقع تھا۔ میں نے کچے راستے پر آتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے سپیرا کہیں دکھائی نہ دیا، لیکن مجھے شک تھا کہ اگر وہ CID کا آدمی ہے تو چھپ کر ضرور میرا تعقب کر رہا ہوگا۔ CID والوں کو بھی زمین سانپ کی طرح اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ بھیرو جی کا مندر لال پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ پتھر کی دیوار کے اندر ایک چوکور چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ مندر کے دروازے پر ایک پجاری دہلیز کے اندر مورتی کے پاس بیٹھا بھجن کیرتن کر رہا تھا۔ میں نے گہرے گہرے سانس لے کر فضا میں ناگن درگا کی بو سونگھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ یا تو ناگن درگا وہاں تھی نہیں، اور یا پھر اگر تھی تو مجھے اس کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مندر کے پیچھے کئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں پرانی دیواروں میں لگی تھیں۔ ان دیواروں میں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کسی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ آواز میرے عقب سے آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک مٹیالے رنگ کا چھوٹا سا سانپ پھن اوپر اٹھائے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ ناگن درگا نہیں تھی، وہ سیاہ رنگ کے سانپ کے روپ میں تھی۔ میں نے اسے دیکھا تھا۔ اپنی طرف سے میں مطمئن تھا کہ سانپ نے اگر مجھے ڈس بھی لیا تو مجھ پر اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر سانپ سے کہا، یار تو کیا میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں کبھی کبھی انسان سے سانپ بن جاتا ہوں تو بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں اصل میں انسان ہی ہوں۔ ہاں اگر تو مجھے ناگن درگا کے پاس لے چلے تو میں تمہارا بہت مشکور ہوں گا۔ اچانک سانپ نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھا میری گردن پر آیا اور اس نے مجھے ڈس لیا۔ میں نے اسے پکڑ کر پرے پھینکا اور گالی دے کر کہا، آخر تو بھی میرا دشمن ہی نکلا، دفع ہو جا یہاں سے، نہیں تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ سانپ مجھ سے 5 6 فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور میری طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ میں نے وہاں سے واپس چلنے کے لیے پاؤں اٹھایا تو مجھے اپنا پاؤں بھاری محسوس ہوا۔ میں نے دوسرا پاؤں اٹھانے کی کوشش کی تو وہ پہلے پاؤں سے زیادہ بھاری تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنا سارا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا۔ پھر میرا حلق خشک ہو گیا۔ کیا میں سانپ ہو گیا تھا؟ مجھے خیال آیا۔ اس کے ساتھ ہی میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں نے کسی کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن میری آواز بند ہو گئی تھی۔ جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ یا خدا، ایسا کیوں ہوا؟ ضرور یہ کوئی خطرناک سانپ تھا جس کے زہر نے مجھ پر مہلک اثر کیا تھا۔ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا، نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رک گئی۔ ایک آدمی مجھ پر جھکا،
یہ وہی سیاہ فام سپیرا تھا۔ اس نے سانپ کو اٹھا کر اپنی پٹاری میں بند کر کے پٹاری کو جھولے میں ڈالا اور میرے کپڑوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے۔ آخر اسے میری جیکٹ کی جیب میں سے مہاناگ کا مہرہ مل گیا۔ مہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد سپیرے نے اسے چوم لیا، میری طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا، مہرہ اپنی صدری کی جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ میں بے بسی کی حالت میں وہیں زمین پر پڑا تھا۔ مندر کی جانب سے اب کسی پجاری کے بھجن گنگنانے کی آواز آنے لگی تھی۔ نہ میں اٹھ سکتا تھا، نہ جسم ہلا سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، صرف سن سکتا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے۔ مجھے دوسرا اور پھر تیسرا جھٹکا لگا اور میرا بدن ہلکا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے جسم کا احساس غائب ہو گیا تھا۔ میں جیسے اپنے جسم سے الگ ہو کر اپنے جسم کو زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا انسانی جسم غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک سانپ لیٹا ہوا تھا۔ میرا شعور واپس آ چکا تھا، میں انسان سے سانپ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میں نے سانپ کے روپ میں آتے ہی انسانی آواز میں بولنے کی کوشش کی تو میری قوت گویائی واپس آ چکی تھی۔ میں انسانی آواز میں بول سکتا تھا۔ میں نے اتنی بات بھی بہت غنیمت جانی کہ میں سانپ بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ یہ تو میرے ساتھ نہ جانے کب تک ہوتا ہی رہے گا، لیکن کم از کم میں بول تو سکتا ہوں۔ میں مندر کی دیوار کے پاس پتھروں کے نیچے چھپ گیا۔ سانپ کے روپ میں آنے کی وجہ سے مجھے کمانڈو خالد کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ جمیلہ کی خوشبو مجھے نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کافی دور جا چکی تھی۔ میں نے ناگن درگا کی بو محسوس کرنے کی کوشش کی مگر وہ فضا میں موجود نہیں تھی۔ میں وہاں سے خفیہ کمین گاہ میں جانا چاہتا تھا مگر دن کی روشنی میں اتنا سا فاصلہ طے کرنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا شام کا اندھیرا ہو جائے تو خفیہ کمین گاہ کی طرف چل پڑوں گا۔ دن گزرتا چلا گیا، میں پتھروں میں سے باہر آ گیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگا۔ بھیروں جی کے مندر کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے ناگن درگا کی خاص بو محسوس ہوئی۔ میں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر رینگ رہا تھا۔ میں وہیں رک گیا، منہ اٹھا کر زبان باہر نکال کر چاروں طرف لہرائی۔ ناگن درگا کی بو بہت ہلکی تھی اور اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف بھوپال کے جنگل شروع ہوتے تھے۔ ناگن درگا کی بو برابر آ رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول بھال کر ناگن درگا کی بو کے تعاقب میں چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے بھی میری بو آ گئی ہوگی۔ ممکن تھا کہ وہ بھی میری تلاش میں اسی طرف آ رہی ہو۔ میں مندر کو چھوڑ کر اجاڑ میدان میں سے گزرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میں ناگن درگا کی کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور اسے اپنے ساتھ خفیہ کمین گاہ میں لے کر آنا چاہتا تھا اور اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ جس وقت میں سانپ سے انسان بن جاؤں تو اس کا منہ چوم کر اسے سانپ کے روپ سے نجات دلا دوں۔ آگے کھیت شروع ہو گئے، میں کھیتوں میں سے بھی نکل گیا۔ پھر ایک سوکھی جھاڑیوں والا میدان سا آ گیا، وہاں سے بھی گزر گیا۔ آگے ریلوے لائن آ گئی، ریلوے لائن کی طرف بڑھا تو دور سے انجن کی سیٹی کی آواز آئی۔ پھر ریل کی پٹڑی پر انجن کی روشنی پڑنے لگی۔ میں ریلوے لائن کے قریب آ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین گزرنے لگی۔ ٹرین کے ڈبوں میں روشنی تھی۔ زمین ریل کے دوڑتے ہوئے پہیوں کی دمک سے ہل رہی تھی۔ ریل کے گزرنے کے بعد میں دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر درختوں کے سیاہ جھنڈ دیکھے۔ اندھیرے میں اب مجھے ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ناگن درگا کی بو انہی درختوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں رینگتا رہا، درختوں کے جھنڈ قریب آ گئے۔ ناگن درگا کی بو بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اچانک ناگن درگا کی بو آنا بند ہو گئی۔ میں نے پھن کھول کر اٹھا لیا اور اسے چاروں طرف گھمایا، بالکل ریڈار کی طرح، لیکن اس کی بو کسی طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اچانک اسے اٹھا کر لوہے کے ڈبے میں یا صندوق میں بند کر دیا ہو۔ تو کیا ناگن درگا کسی سپیرے کی قید میں ہے؟ میں پریشان ہو گیا۔ اب مجھے اسے تلاش کرنا تھا کہ وہ کسی مشکل میں تو گرفتار نہیں۔ میں نے مزید آگے رینگنا شروع کر دیا جہاں سے مجھے بو آتی محسوس ہوئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ پیچھے رہ گئے۔ ایک چھوٹی سی کچی سڑک دکھائی دی۔ یہ فائر لائن تھی۔ جنگل میں محکمہ جنگلات کی طرف سے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنا دی جاتی ہیں۔ میں جنگل کے درمیان میں آ گیا مگر مجھے ناگن درگا کی بو بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ناگن درگا ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس جھونکے میں ناگن درگا کی بو تھی۔ میں نے اپنے حواس کو پوری طرح سے بیدار کرتے ہوئے بو کی سمت معلوم کی
اور उसकी तरफ तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। नागिन दुर्गा की बू ना गहरी हो रही थी कि मुझे ये एहसास होता कि मैं उसके करीब हूं, और ना ही दूर हो रही थी। एक खास सतह पर बू उसी तरह बरकरार थी। मैं उलझन में पड़ गया कि ये क्या मुअम्मा है। मुझे बंदरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर कोई भारी भरकम जानवर तेजी से पांव जमीन पर मारता करीब से निकल गया। शायद ये कोई लगड़ बगड़ था। बूंदाबांदी बाकायदा शुरू हो गई थी। मेरे ऊपर चूंकि घने दरख्तों की छत थी, इसलिए मुझ पर किसी किसी वक्त बारिश की कोई बूंद गिरती थी। सामने एक छोटी सी नदी थी। मैं उसकी सतह पर तेजी से तैरते हुए दूसरे किनारे पर आ गया। ये बड़ा गुंजान जंगल था। नागिन दुर्गा की बू मुझे मुसलसल उसी तरह आ रही थी। जंगल में एक खुली जगह आई तो बू अचानक एक बार फिर रुक गई। मैं भी वहीं रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। मैं अपने इंसानी जहन से गौर करने लगा कि यहाँ आकर बू क्यों गायब हुई। ये मौमा मेरी इंसानी समझ से भी बाहर था। मुझे सामने ऊंचे दरख्तों के तनों में से एक इमारत दिखाई दी। मैं बारिश में भीग रहा था, सोचा बारिश से बचने के लिए उस इमारत में चला जाए। हो सकता है वहां नागिन दुर्गा के मोहम्मे का कोई हल भी मिल जाए। मैं इमारत के पास आ गया। ये कोई टूटा फूटा खंडर था। ऊंचे चबूतरे पर एक कोठड़ी सी बनी हुई थी। मैं रेंग कर चबूतरे के ऊपर पहुंच गया और देखा कि एक अंधेरी कोठड़ी है, जिसका कोई दरवाजा वगैरह नहीं। बारिश तेज हो गई थी। मैं जल्दी से कोठड़ी में घुस गया। कोठड़ी खाली थी। कोने में ईंटों का ढेर लगा था। मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। गौर से देखा तो ऊपर एक छोटा सा ताक था जो खुला था। ताकचे का भी कोई दरवाजा नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखना चाहिए उस ताक में क्या है। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर मिट्टी और गर्द जमी हुई थी। ताकचे के पास आकर अंदर सर डालकर देखा तो वहां भी एक कोठरी नजर आई। मैं उसमें दाखिल हो गया। ये कोठरी भी खाली थी। गर्ज ये कि वहां पर कोई नहीं था। बाहर बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी। जंगल में रात के वक्त बारिश का शोर गूंज रहा था। मैंने अच्छा किया था कि यहाँ खंडर में आ गया था। अगर वापस चला जाता तो रास्ते में यह बारिश मुझे काफी परेशान कर सकती थी। मैं खामोश बैठा जंगल में मूसलाधार बारिश को देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का जोर टूटना शुरू हुआ। कुछ देर के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। मैं अब ये फैसला करना चाहता था कि वहीं बैठा रहूं और नागिन दुर्गा की बू का इंतजार करूं, या वहां से वापस खुफिया कमीनगाह की तरफ चला जाऊं। मैं ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अगर वापस जाना था तो रात के अंधेरे में ही जाना था, और रास्ता लंबा था। मैंने सोचा कि वापस चलूं। ये फैसला करने के बाद मैं रेंगता हुआ खंडर की दहलीज पर आया ही था कि अचानक मुझे नागिन दुर्गा की बू महसूस हुई। मैं वहीं रुक गया। उसकी बू सामने की तरफ से आई थी और उसी कोठड़ी की तरफ करीब होती जा रही थी। मैंने जल्दी से अपना सर कोठड़ी के अंदर कर लिया और गौर से जंगल की तारीकी में देखने लगा। बू करीब से करीब होती जा रही थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि नागिन दुर्गा इसी कोठड़ी की तरफ बढ़ती चली आ रही है। जरूर उसने मेरी बू भी महसूस कर ली होगी और वो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं जानता था कि नागिन दुर्गा सांप के रूप में भी औरत की आवाज में बात कर लेती थी। मैंने उसे अपनी इंसानी आवाज देना चाही, लेकिन फौरन रुक गया। अंधेरे में मैंने दो इंसानों को कोठड़ी की तरफ आते देख लिया था। दोनों जरा करीब आए तो मालूम हुआ उनमें एक औरत है और दूसरा मर्द। दोनों आपस में बातें करते आ रहे थे। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दीवार के ताक में छुप कर बैठ गया। दोनों मर्द औरत कोठड़ी में आकर फर्श पर बैठ गए। मर्द ने एक थैला कंधे से लटका रखा था। उसके हाथ में एक बीन भी थी। दोनों सपेरन और सपेरा लगते थे। मर्द ने थैला उतार कर अपने सामने रख दिया। थैले में से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई। मोमबत्ती को एक ईंट पर जमा दिया। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों मुझे साफ नजर आने लगे। दोनों अधेड़ उम्र थे। सपेरे के सर के घुंघरयाले बाल सफेद हो रहे थे। नागिन दुर्गा की बू बड़ी तेज हो गई थी। औरत सपेरन ने सपेरे से कहा, निकाल कर मुझे दिखाओ तो सही, मुझसे क्यों छुपाते हो। सपेरे ने बीन अपने पास ही रख दी और थैले में हाथ डालकर कहा, अरे मरी क्यों जाती है, अभी निकाल कर दिखाता हूँ, मगर इसे हाथ मत लगाना। सपेरन ने कहा, मैं क्यों हाथ लगाने लगी भला, पर तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे यकीन नहीं आता। सपेरा बोला, जब तू खुद अपने कानों से उसकी आवाज सुनेगी तो फिर तुम्हें विश्वास आ जाएगा ना। सपेरन बोली, पहले मैं उसकी आवाज तो सुनूं। सपेरे ने थैले में से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज निकाली। कपड़ा खोला। उसमें से एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया निकली। उसने सपेरन से कहा, खबरदार होकर बैठ जा, मैं इसे निकालने लगा हूं। सपेरन बोली, मुझे क्यों डराता है, आखिर मैं भी सपेरन हूं।
कोई अनाड़ी औरत तो नहीं? सपेरे ने हंडिया का ढक्कन खोला और उठकर दूसरे हाथ से एक सांप पकड़कर बाहर निकाल लिया। नागन दुर्गा की बू एकदम तेज हो गई। मैंने सांप को गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये सांप नागिन दुर्गा थी। खुदा जाने वो इस सपेरे के कब्जे में कैसे आ गई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं एकदम डस कर इन दोनों को हलाक कर दूं। फिर सोचा हो सकता है कि इस पर मेरे डसने का कोई असर ना हो, क्योंकि ये एक जबरदस्त सपेरा है जिसने नागिन दुर्गा को अपने कब्जे में कर लिया है। या फिर इसके पास सांप का मोरा हो जिसकी मदद से मेरे जहर के असर को जायल कर दे और उल्टा मुझी पर कब्जा कर ले। मैं वहीं बैठा दोनों को देखने लगा। सपेरे ने अपनी सपेरन से कहा, ये है वो नाग। इसको मनुष्य नाग कहते हैं, मगर ये नागिन है, मनुष्य नागिन। ये असल में औरत है, मगर देही पलट कर नागिन के रूप में आ गई है। सपेरन बड़े गौर से नागिन दुर्गा को देख रही थी। कहने लगी, तू कहता था कि ये औरत की तरह बोलती है, इसे बुलाकर दिखा। सपेरे ने नागिन को अपने सामने लाकर कहा, मनुष्य नागिन, मैं जानता हूं तू औरत है, नागिन बन गई है। मेरी औरत से बात कर, बता तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। मेरा ख्याल था कि शायद नागिन दुर्गा मुंह से कुछ बोले, मगर वो खामोश रही। उसने अपने जिस्म सपेरे की कलाई से लपेट लिया था और लगता था कि वो जोर लगाकर उसकी गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद करवाना चाहती है। लेकिन सपेरे ने उसकी गर्दन को सख्ती से दबा रखा था। सपेरन ने कहा, ये तो नहीं बोलती। सपेरा बोला, अभी बोलेगी। उसने एक बार फिर नागिन दुर्गा से उसका नाम पूछा और कहा, देख नारी, मैं जानता हूं कि तू मनुष्य नागिन है। अगर तू मुझे अपना नाम पता बता दे और ये भी बता दे कि महानागिन कौन से जंगल में रहती है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इसके जवाब में नागिन दुर्गा खामोश रही। तब सपेरे ने उसे दोबारा हंडिया में बंद करके ऊपर ढक्कन रख दिया और बोला, ये जानबूझकर चुप हो गई है, मगर मुझे मालूम है कि यह मनुष्य नागिन है। इसमें वो सारी निशानियां मौजूद हैं जो मेरे गुरु ने बताई हैं। सपेरन ने पूछा, तू अब इसे कहाँ लेकर जाएगा? सपेरे ने कहा, मैं इसे अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। वो इससे महानागिन के जंगल के राज का मालूम कर लेगा। उसे ऐसे मंत्र आते हैं जिसके फूंकने से ये नागिन अपने आप खजाने का राज बता देगी। उसके बाद हम इसके दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा मेरा गुरु खा जाएगा, दूसरा टुकड़ा मैं खा जाऊंगा। जानती हो उसका क्या असर होगा? क्या असर होगा? सपेरन ने पूछा। सपेरे ने कहा, उसके असर से मैं और मेरा गुरु हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। अगर बूढ़े हैं तो जवान हो जाएंगे और कम से कम 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। सपेरन ने इल्तजा करते हुए कहा, अपने टुकड़े में से थोड़ा सा सांप मुझे भी खिला देना, मैं भी फिर से जवान बनना चाहती हूँ। सपेरे ने हंडिया को कपड़े में लपेटते हुए कहा, पहले अपने गुरु के पास तो पहुंच जाने दो, फिर तुम्हें भी खिला देंगे।